नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे तो सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और ऐसे में बीजेपी गुजरात मॉडल की तर्ज पर यूपी में भी पन्ना प्रमुखों को हथियार बनाकर मैदान में उतारने की कवायद शुरू कर चुकी है। बात गोरखपुर की करें तो यहां पर तकरीबन 60,000 के आसपास पन्ना प्रमुख बनेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। हर बूथ पर तकरीबन 20 पन्ना प्रमुख होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उस लिस्ट में से सभी को फोन कर उनका अपडेट लेना इनका काम होगा। इन पन्ना प्रमुखों को लेकर के हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार ने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। 2022 की नैया पार करेगा पन्ना प्रमुख। क्या है ये पन्ना प्रमुख, कौन है ये पन्ना प्रमुख, कैसे करेगा ये काम पन्ना प्रमुख, बहुत लोग जानना चाहते हैं। और ये पन्ना प्रमुख किस तरह से काम करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर हमेशा काम करती है। हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, वो हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, हमारा जो शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है। एक शक्ति केंद्र में हम लोगों ने 5 से 8 बूथ रखा है। ये इसका पूरे उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ढांचा है। हमारे हर शक्ति केंद्र पर संयोजक और प्रभारी हैं और बूथ अध्यक्ष और बूथ की पूरी कमेटी 21 की है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में अपने सभी बूथ के समितियों का सत्यापन का काम पूरा किया है। 11 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया है और 11 सितंबर से हम सब ने पूरे उत्तर प्रदेश में पन्ना प्रमुख बनाने का काम प्रारंभ किया है। एक बूथ में सामान्यतया 800 से लेकर के 1100 वोट होते हैं। एक बूथ में 15 से लेकर के 20 पन्ने, यानी एक पन्ने पर 60 वोटर होते हैं और उस पन्ने में से ही कोई न कोई एक व्यक्ति, हमारा कोई पदाधिकारी है, कोई सीनियर पदाधिकारी है, तो वो पन्ना प्रमुख बनेगा। और इस प्रकार हम सब पन्ना प्रमुख बनाने का काम प्रारंभ कर दिए हैं और मुझे लगता है कि 20 सितंबर तक हम पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पद में एक छोटा कार्यकर्ता भी है और एक बड़ा लीडर भी है। तो कैसे काम करेगा और ये पन्ना प्रमुख कैसे बनाएंगे आप? देखिए, आखिरी समय पर कोई भी हमारा प्रदेश का पदाधिकारी है या राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है, क्षेत्र स्तर का पदाधिकारी है, आखिरी समय पर वोट तो बूथ पर पड़ता है। इसलिए हम सब ने तय किया है कि कोई भी कितना भी सीनियर पदाधिकारी है, जिस बूथ पर उसका वोटर है, जिस पन्ने पर उसका नाम है, उस पन्ने का वो पन्ना प्रमुख बनेगा। और इसलिए हम सब ने तय किया, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें 1,63,000 बूथ हैं और आज उसमें 32 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख बनाने का काम पूरा होने वाला है। हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों में, जो प्रशासनिक 10 जिले हैं, हमारे संगठन के 12 जिले हैं, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ कमिश्नरी में, इन सब 12 जिलों में 25,650 बूथ हैं और उन सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने का काम हम सब पूरा कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख बनाने का काम 20 सितंबर को पूरा करेंगे। यानी कहते हैं हम डाल डाल तो तुम पात पात, ये जो कहावत है वो बीजेपी ने चरितार्थ कर दिया है कि निश्चित रूप से इस बार जो पन्ना प्रमुख का ये पद है वो अपने आप में बेहद अहम है। और यही वजह है कि पन्ना प्रमुख के पद को लेकर के बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बाकायदे अगर कोई छोटा कार्यकर्ता है तो वो भी पन्ना प्रमुख बनेगा और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पन्ना प्रमुख बनेंगे। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बूथ लेवल में किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे जाकर बीजेपी इस बार रणनीति तैयार कर रही है और मिशन 2022 को फतह करने की कवायद में जुट गई है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं लखनऊ के विभूति खंड थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पर पुलिस आरोप लगा रखा है पुलिस पर, और युवक का कहना है कि एक दिन पहले 2 सिपाहियों ने डिजिटल आई कार्ड को लेकर उससे 2,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद युवक ने सिपाही से जब पूछा कि आप किस थाने से हैं, जिसके बाद सिपाही आग बबूला हो गया और भाई बहन के साथ मारपीट की। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता वरुण ने एसीपी अनूप कुमार से फोन पर बात की। हेलो, क्या मेरी बात एसीपी विभूति खंड अनूप सिंह जी से हो रही है? आप बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज से। हाँ, बताइए। विभूति खंड थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हरिओम त्रिपाठी आरोप लगा रहा है युवक कि हमारी बहन को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है और हमें थाने में बंद कर दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा थाने में नहीं बंद किया गया। ये दो डेट की घटना है जी। एक दिनांक 13 तारीख की, पहले जब रात के 12 बजे
2 लड़के बैठे हुए थे, उसमें हमारे पॉलीगॉन या जो भी चलती है 2 व्हीलर मोटरसाइकिल, उनके द्वारा टोका गया है। तो वो एक तो पहले दिन तो उसी दिन ये लोग कुछ बदतमीजी वगैरह किए, बताया कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं पुल पर, हनीमैन चौराहे के पास की बात है। उसका 14 तारीख को जब वही पॉलीगॉन मोबाइल जब उसी क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तो वहां पर कम से कम 7-8 लोग ऐसे आए जो कि वहां पर और भी जनता के गवाह हैं, आए, इनको घेर के पूछने लगे भाई हमको क्यों टोके थे, उस दिन क्यों रोके थे। उसमें जब जी जुक्कत हुई है तो ये लोग जब फिर थाने से जब फोर्स गई है, जब थाने के सीयूजी नंबर पर फोन गया, थाने से जब फोर्स गई है, तब इसमें कुछ लोग तो भाग गए, 2-3 लोग वही वहां पर बैठे पाए गए। युवक का आरोप है कि 12 तारीख को आपके सिपाही पहले उनसे आईडी दिखाने को बोले। 13 और 14 की बात है। ओके, 13 तारीख को पहले आईडी दिखाने को बोले, जब उसने बताया कि हम पर्स भूल गए हैं, डिजिटल हमारी आईडी देख लीजिए, तो उसके बाद सिपाहियों ने उनसे 2000 रुपए मांगा। और वो बार बार कह रहे हैं कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज है 12:48 से 12:56 के बीच, आप देख लीजिए। तो चलिए ठीक है, 2000 रुपया क्या अगर इन्होंने दे दिया तो कोई सबूत दे दे, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करवा देता हूं। तो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग बता रहे हैं, नहीं इनका नेक्स्ट डे जब सुन ले बात सुन ले हमारी, नेक्स्ट डे जब ये दोबारा फिर जब उसी क्षेत्र में, क्योंकि वो उसी क्षेत्र की पॉलीगॉन मोबाइल है, जब वो गश्त कर रहे हैं तो इनको फिर दोबारा इनको, जबकि उस समय की बात है जिसमें कोई उस तरह सरगर्मी, रात के 12 बजे 12:30 बजे अगर कोई बैठेगा 2 लड़के, तो कोई भी इसका काम यही है टोकना। अच्छा, एक आरोप आपने 151 में है कि ये पुलिस की पिस्टल छीनने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या वो कोई पेशेवर अपराधी थे क्या? हरिओम त्रिपाठी का इसके पहले भी कोई क्राइम हिस्ट्री है क्या? नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री हो चाहे ना हो, अगर कोई जरूरी है कि क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रहेगा तो पुलिस पिस्टल सकता है या छीनने का प्रयास? नहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी बहन के साथ निकला है और एक रेस्टोरेंट में रात में 12 बजे खाना खाने जा रहा है, फिर वो अचानक से मूड चेंज करके और पुलिस की पिस्टल छीनने लगे, क्योंकि उसका तो कहना है कि पुलिस को हम रोके, अचानक हमें होटल के बाहर दिख गए, तो हमने कहा कल आप ही लोग थे और आपने गलत एड्रेस बताया, आपने बताया खुद को गोमती नगर थाने पे पोस्टेड है, तो हम आपकी कंप्लेन करना चाहते हैं। युवक हरिओम त्रिपाठी का आरोप है कि हमने सिपाही को रोका कि आपने तो कल अपना बताया कि हम गोमती नगर थाने से हैं, लेकिन गोमती नगर थाने में हम पता किए तो पता चला कि आप लोग वहां हैं ही नहीं। इसी पे तू मैं हुई और फिर उनको थाने ले जाया गया, और जो भी उनके साथ। हम ये बता रहे हैं कि जो चीज हरिओम त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कहीं पर ऑन रिकॉर्ड है कि सब कुछ वही पता कर लिए, सब कुछ वही कर लिए। आप ये हमको बता देना, 2000 रुपया भी पुलिस वाले मांग रहे थे, उसका कोई तो हमको प्रूफ दे दे। आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जिसमें वो पिस्टल छीनते हुए नजर आ रहे हो? मतलब कोई ऐसा, क्योंकि आज तो अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, आपके थाने में भी है, अंदर बाहर भी है, तो वो कौन सी जगह थी जहां वो पिस्टल छीन रहे थे और वो फुटेज है या कुछ है इस तरह का कोई एविडेंस? हेलो। तो वहीं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि पहले तो छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और फिर बदमाश उसे कार में डालकर ले गए। छात्रा के साथ वॉक पर गए भाई बहनों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक किडनैपर गाड़ी लेकर फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक छात्रा का कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। ये छात्रा ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजा गांव की रहने वाली हैं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर आज सुबह लगभग 4 बजे के बाद एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। यही रास्ता मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों के पीछे देखोगे तो इसी रास्ते से, इसी गांव से वो लड़की और उसके जो भाई थे उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। उसके बाद इस रास्ते से गाड़ी आती और कुछ अज्ञात गाड़ी उस लड़की को जबरन कार में बैठा ले, तो उसके जो भाई थे उनके साथ मारपीट भी की जाती है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिजनों ने जो डायल 112 है उस पर भी कॉल की हालांकि, और उसके बाद थाने में पुलिस जाती है। इसमें आप माने तो अब कहीं ना कहीं परिजनों का आक्रोश था। परिजनों ने जीटी रोड था उसको भी जाम कर दिया था। हालांकि तमाम समझाने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, पुलिस ने भी समझाया और 4 बजे तक लड़की बरामद करने का
आश्वासन भी दिया था। लेकिन हाँ, ये है कि सुबह का समय था, लड़की रोजाना की तरह इसी रास्ते से ही अपने जो कहें तो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। एक प्रसाद कहें तो उनके भाई बहन थे, वो भी साथ में थे। और कहीं ना कहीं जो लड़के थे, जो कि 3 से 4 लड़के बताए जा रहे कार में आते हैं और लड़की को जबरन अगवा करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। मामला काफ़ी अब कहें तो पुलिस भी तमाम तरीके से CCTV से लेकर हर तरीके से प्रयास कर रही है और लड़की को बरामद करने की कोशिश कर रही। लेकिन हाँ, परिजनों की माने तो कहीं भी कोई भी विवाद नहीं था। हालांकि अब हर रोज की तरह लड़की थी, वो अपने जो कहें तो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी भाई बहन के साथ। ऐसे में एक जो कहें तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लड़की का अपहरण किया गया था। ऐसे में पुलिस भी है वो लगातार प्रयास कर रही है लड़की को बरामद करने के लिए। कहीं ना कहीं अब कहें तो परिजनों का कहना है कि पुलिस इस पे गंभीरता से इस मामले को ले, नहीं तो कुछ ना कुछ अनहोनी है वो हो जाएगी। नोएडा से सत कुमार, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रसखान प्रेक्षागृह में 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही हरदोई जनपद के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे और 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी और बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का कारभार लगातार बढ़ रहा है। अखिलेश ने कहा कि राज्य में लूटपाट इस तरह से बढ़ गई है कि बीजेपी के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके घरों में भी डकैती हो रही है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। और अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा था कि जैसे ही 2022 की जनवरी आएगी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसीलिए हम किसानों से कहना चाहते हैं कि अब बस 3 महीने की बात है। भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी नेता ये ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं तो उन्हें मुफ्त में जमीन देंगे। तो बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव और साथ ही साथ इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कई दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से कहा गया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में लूटपाट की घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर के भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ की तस्वीरें जहां पर कई नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश दिखाई दिए और साथ ही साथ दूसरी विरोधी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए दिखाई दिए हैं। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी तंज कसा। पूर्व विधायक काजीपुर सुल्तानपुर नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है। उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता का भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें
तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहीं 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बयानों की धार बढ़ती जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि उनका चुनाव निशान बुलडोजर होना चाहिए, और उसके जवाब में डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल ना होकर AK-47 होना चाहिए। तो भला इस बयान वीरों की भीड़ में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने बुलडोजर और AK-47 के बयान से एक कदम आगे जाकर के बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी अपना चुनाव निशान राफेल रख लें, और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में बयानों की वार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पे स्टेटमेंट दिया था कि इनके पार्टी का चुनाव निशान बुलडोजर हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके सरकार में सबसे अधिक बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार होता है कि इनका जो चुनाव निशान समाजवादी पार्टी का है वो साइकिल से बदल के AK-47 हो जाना चाहिए, और उससे एक कदम बढ़ के उनके भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर बृजलाल कहते हैं तो अरे भाई, समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान LMG होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक सिंह जी कांग्रेस एमएलसी है, और लगातार जिस तरीके से पार्टी प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं, हम इनसे सवाल पूछेंगे। आप तो गायब हो जा रहे हैं, दो पार्टियां लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। उनका आरोप है कि उनका निशान बुलडोजर होना चाहिए, वो पलटवार करे कि इनका चुनाव निशान AK-47 होना चाहिए, इनका चुनाव निशान LMG होना चाहिए। कांग्रेस के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, दोनों मौसेरी भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की स्पेस देती है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्पेस देती है। लेकिन बेहतर हो सकता है, एक दौर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्रवाई चलती थी, गुंडे सरकार चलाया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, इनकी सरकार खुद से गुंडई करती है। जैसे तालिबान में सर कलम कर दिए जाते हैं, तालिबान में बिना कानून की राय, बिना कानून की सुनवाई के घर गिरा दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलडोज किया है अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन जो नारा और जो निशान भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, वो सबसे बेहतर निशान राफेल है। राफेल से भारतीय जनता पार्टी का नाता भी है, और बहुत सारे लोगों ने, जब राफेल की चर्चा हुई थी उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक, तो इन सब के लोगों ने अपने अपने प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया पर चौकीदार लिख लिया था। तो चौकीदार के नाम से राफेल का कनेक्शन हो जाएगा, राफेल इनका निशान हो जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत इनको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ेगी। राफेल का नाम लेते ही चौकीदार याद आ जाएगा, चौकीदार का नाम लेते ही भाजपा याद आ जाएगी। कि विधानसभा चुनाव में होता है क्या अब मामला बुलडोजर और AK-47 तक ही सीमित नहीं है, मामला राफेल तक पहुंच गया है। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज़। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के साथ ही तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिर गए हैं। प्रदेश के मध्य और पश्चिमी हिस्से का यही हाल है, और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पानी में गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं, और लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं तेज बारिश और जलभराव से किसानों की फसलें भी चौपट होने की खबर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर, भदोही के साथ साथ गाजीपुर, चित्रकूट, बहराइच, बांदा, देवरिया, इटावा, फतेहपुर समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ ही बिजली चमक रही है, और कई इलाकों में सड़क से लेकर घरों तक में पानी भर गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ कैसे तालाब में तब्दील हो गया। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।